जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास का जो मैथ है उसमें जितने भी जो याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे जो है हर एक साल समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और मैथ का अधिकांश क्वेश्चन होता है समझिए कि एक एक क्वेश्चन बनाने वाला यानी तोड़ने वाला होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है 75 एक चैप्टर से लेकर टोटल 15 चैप्टर तक जो मैथ में पढ़ना है उसमें से टोटल क्वेश्चन लिया गया है। और समझिए कि ये हर एक साल कम से कम नहीं पूछा जाएगा तब वो इसमें से 5 अंक हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक में जाकर मिला सकते हैं, यानी इससे कम से कम हर एक साल समझिए कि कम से कम नहीं आएगा तो 5 अंक तो फिक्स है कि हर एक साल आएगा। तो ये जो क्लास है समझिए कि जो एग्जाम देने वाले हैं या अगले साल देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस साल आप देख रहे हैं तो आप इसको एक बार देखकर बढ़िया से समझकर जाइए और आसानी से समझिए कि 5+ ही नंबर इससे आपको लड़ने वाला है और ये काफ़ी क्लास समझिए कम समय के लिए होगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला चैप्टर से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो रहा है जो हमें याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कह रहा है या केवल अभाज्य भी कहेगा तो उसमें क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 क्या है? 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य अभाज्य से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, आप इसको बढ़िया से याद रखिए। देखिए भाज्य संख्या का परिभाषा अगर देना हो तो हम क्या बोलेंगे? वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। और जो विभाजित नहीं हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है या केवल अभाज्य संख्या भी है लेकिन क्या है? सबसे छोटी है। और 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा, पाई क्या है? ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चौथा देखिए, 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है? 2 होता है। कोई भी आप 2 क्रमागत सम संख्या लीजिए और उसका HCF यानी मस्सा निकालिए, हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है? याद कर लेना है। अगर विषम संख्या हो, 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या? लगातार, यानी 2 लगातार विषम संख्याओं का अगर HCF कहेगा तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। कोई भी 2 आप विषम संख्या लीजिए और उसका HCF निकालिए, हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा नंबर क्या है? कह रहे कि 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्या, कोई भी आप 2 भाज्य संख्या लीजिए या 2 से अधिक भी लेंगे तो अभाज्य संख्या का HCF यानी मस्सा हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। इस तरह से इसको हमें याद रखना है। चलिए इसके बाद 7 नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए 7 नंबर में क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक तकनीक है जिसकी सहायता से मस्सा ज्ञात किया जाता है। मस्सा यानी HCF ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करें। ये बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है 8 नंबर में, A और B का HCF क्या होगा? 1 होगा। A और B में उभयनिष्ठ संख्या क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, ठीक है। अगर कहेगा एलसीएम तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में गुना कर देंगे, यानी A इंटू बी, यानी क्या आएगा? AB आएगा। AB क्या है? तो A और B का एलसीएम है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 10 नंबर में क्या है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये भी काफी बार पूछा गया है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। उसके बाद देखिए 11 नंबर, रैखिक समीकरण। ये 2 पार्ट से हो गया। अब ये जब अभी जो हम लोग देखें ये 10 तक ये एक पार्ट से है। इसके बाद जो बहुपद यानी दूसरा जो चैप्टर है उसमें क्या है कि पहला इससे बहुपद का पहला क्वेश्चन, इसमें रैखिक समीकरण का आलेख होता है। यानी रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा, ठीक है। अगर द्विघाती कहेगा तो क्या होगा? द्विघाती का परवलयिक होता है, रैखिक का क्या होता है? सरल रेखा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 13 नंबर में क्या है? कह रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, ठीक है।
उसके बाद 14 नंबर देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या है, यानी गुना करने पर जो फल प्राप्त हो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और दोनों में जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 8 बनेगा। इसके बाद 15 नंबर में है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है, यानी जितना घात उतना शून्य। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि घात 1 है तो शून्यकों की संख्या 1 है। अगर द्विघाती रहेगा तो उसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। त्रिघाती कहेगा तो उसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 17 नंबर में क्या है, इसमें है कि रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, ये तो देख लिए। उसके बाद है कि द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होती है, कितना, 2। ठीक है, चलिए इसके बाद 19 नंबर में है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी होता है। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर में देखिए, 20 नंबर में क्या है, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का आलेख यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो हलों की संख्या 1 होती है। हलों की संख्या कितना, यानी जैसे मान लीजिए आलेख खींच रहे हैं तो एक दूसरे को अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसके शून्य को किधर गया जी, हलों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। यानी x का मान कोई संख्या आएगा एगो, और y का जो मान है एगो कोई संख्या आएगा। इसके बाद अगला देखिए, यानी 21 नंबर में है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख यदि समानांतर रेखाएं हो तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। यानी उसका अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर आलेख खींचते हैं और दोनों एक सरल रेखा आता है, सरल रेखा, और वो दोनों सरल रेखा क्या हो, समानांतर हो तो इस स्थिति में दोनों समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और ये जांचने के लिए इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक है, चलिए, यानी इस कंडीशन में रेखाएं समानांतर होते हैं, और जब रेखाएं समानांतर होंगे तो उसका कोई हल नहीं होता है। चलिए इसके बाद है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख यदि संपाती हो, क्या हो, संपाती, यानी एक रेखा पर दूसरा रेखा इसी पर क्या है, इसी पर एक दूसरे को मतलब ढका हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिक्का को दूसरी सिक्का, जो दोनों सिक्का जो बराबर होते हैं उसको ढक लेता है, उसी तरह से एक रेखा दूसरी रेखा को यानी उसी पर है ढक ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या है कि इसका अनंत हल होता है, अनंत हल यानी अनेकों हल होता है, x और y का अनेकों मान होता है। उसके बाद 30 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। द्विघात बहुपद के विवेचक यानी b² माइनस 4ac का जो मान है अगर 0 के बराबर हो तो इसके मूल की संख्या क्या, मूल की संख्या तो 2 होबे करता है, दो चर वाले द्विघात समीकरण है, यानी 4 पार्ट जो है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान मूल होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए अगर जो द्विघात समीकरण है चर x में है तो x का जो मान है, जो जैसे मान लीजिए 5 आया, द्विघात समीकरण है, तो एक और जो उसका जो मूल आएगा वो भी क्या होगा, 5, यानी दोनों बराबर बराबर संख्या आएगा। जैसे 1 चाहे 2 या 5 या 1/2 इस तरह से जो भी मूल निकलेगा, मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। उसके बाद द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। 0 से बड़ा यानी b² माइनस 4ac का मान जो है 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि द्विघात समीकरण का जो मूल है वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है। ठीक है, यानी बराबर नहीं होता है। इसके बाद 25 नंबर में देखिए क्या है, इसमें है कि विरोधी समीकरण युग्म एक हल होता है। विरोधी समीकरण युग्म का एगो हल होगा, क्या एगो होगा, एगो हल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं और इसे डी से सूचित करते हैं। ये एपी का समझिए कि क्वेश्चन है, यानी दो चर वाले रैखिक दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, या उसको पदांतर भी कहते हैं। सार्व अंतर कहिए या पदांतर कहिए, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। इसके बाद 27 नंबर में है कि यदि एपी का
सामान्य रूप दिया गया हो तो उसमें n का गुणांक सार्व अंतर d होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक एपी इससे तैयार हो रहा है, एन बराबर ये 3 - 2n हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे -2 क्या है, n का गुणांक है, n का गुणांक है, तो यहाँ पे सार्व अंतर जो है n का गुणांक क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, -2 n का गुणांक हो जाएगा। चलिए इसके बाद 28 में देखिए क्या है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कहाँ से है, चैप्टर 6 से कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। उसके बाद है कि सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त भी क्या होते हैं, समरूप। इन तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज और सभी जो वर्ग होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, यानी जितने भी सर्वांगसम आकृतियां हैं सब क्या होती हैं, समरूप होती हैं। चलिए इसके बाद 32 नंबर देखिए, इसमें है लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। जितने भी जो समरूप आकृतियां होती हैं वो सर्वांगसम नहीं होती हैं। और देखिए यहाँ पे ये भी काफी बार पूछा गया है कि मूल बिंदु का नियामक यानी निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर देखिए, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो y का मान 0 होता है। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर रहेगा तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान वहां पे 0 हो जाता है। और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तब x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी 0 हो जाएगा। त्रिकोणमिति में आइए, इसमें कि त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग समकोण त्रिभुज में होता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग प्राय किसमें करते हैं, तो समकोण त्रिभुज में करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि उन्नयन कोण और नमन कोण के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन इसमें से पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक में जाकर उसको मिला सकते हैं। उसके बाद है 38 नंबर में है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। देखिए कैसे, एक वृत्त ये हुआ, दूसरा वृत्त ये है, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक स्पर्श रेखा यहाँ और एक जिससे थोड़ा सा ये बाहर निकल जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ, ये क्या है, दो स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्त पर है, ठीक है। इस तरह से यानी दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। कितना होता है जी, 2। चलिए इसके बाद देखिए 39 नंबर, इसमें है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 40 नंबर में देखिए क्या है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। वृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद है यहाँ पे 41 नंबर देखिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये अर्धवृत्त है, इसके द्वारा जो कोण ये बनेगा, ये कोण जो बनता है क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 42 नंबर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। अगर त्रिभुज कहेगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। चलिए इसके बाद 43 नंबर में देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं जी, व्यास बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए एक वृत्त है और यहाँ पे जो खींच रहे हैं सभी क्या है, वृत्त की जीवाएं हैं। वृत्त की क्या है, जीवाएं हैं। और जो सबसे बड़ी जीवा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे व्यास, यानी डी से उसको सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है 44 नंबर में कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी एक वृत्त बनाइए और इस वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इस रेखा को स्पर्श रेखा बोलेंगे और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और ये जो बिंदु है ये रेखा पर भी है और इस वृत्त पर भी है, ठीक है, यानी ये उभयनिष्ठ बिंदु है। चलिए इसके बाद देखिए 45 नंबर में क्या है, 45 नंबर में है कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ पर ऐसे हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद देखिए, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी एक वृत्त के बाहर
किसी बिंदु से केवल हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और ये जो दोनों स्पर्श रेखा है एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हुआ वृत्त और यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे तो ये रेखा और ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखिएगा ध्यान से। चलिए इसके बाद देखिए, किसी वृत्त की एक बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां परस्पर बराबर होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख लिए। इसके बाद 48 नंबर में है कि किसी वृत्त के बाह्य व्यास के, किसी वृत्त के व्यास के किनारों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ध्यान सुनिए पहले, किसी वृत्त के व्यास के किनारों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये हुआ हमारा वृत्त, अब यहाँ पे जो हम इसके व्यास पर, जैसे हमारा ये व्यास है जो केंद्र से होकर गुजरते हैं, और व्यास क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। अगर इसके किनारे पर हम दो स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींचे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर। यही बताया जा रहा है इसमें कि किसी वृत्त के व्यास के किनारों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। चलिए इसके बाद देखिए, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उसकी त्रिज्याएं दो मात्रक होता है। कितना होता है, दो मात्रक। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वृत्त का हुआ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, और ये 2 पाई आर वृत्त की परिधि है। ठीक है, ये दोनों क्या कह रहा है, संख्यात्मक रूप से बराबर। तो जब संख्यात्मक रूप से मान बराबर है तो फॉर्मूला भी हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर इंटू आर बराबर 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखिए पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर बराबर 2, यानी आर का मान कितना, 2 आएगा। वही बताया जा रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उसकी त्रिज्याएं दो मात्रक होती हैं। कितना, 2 मात्रक, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए प्रायिकता में देखते हैं, प्रायिकता में अब क्या बताया जा रहा है। चलिए प्रायिकता इधर पीछे कर दिए, चलिए यहाँ पे देखिए 50 नंबर में, प्रायिकता का मान 0, 1 या 0 और 1 के बीच होता है। प्रायिकता का जो भी मान निकलेगा वो 0 या 1 या 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए 51 नंबर में, प्रायिकता का मान प्रतिशत में 0% से लेकर कहां तक, 100% तक। ठीक है, प्रायिकता से क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा केवल इसे कि कौन प्रायिकता का मान है, कौन प्रायिकता का मान नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसे देगा दशमलव में देगा तो 0 कुछ देगा। जैसे अगर पहले दे रहा है कि 0.3, 2, 1 ऐसे कुछ लिख रहा है, ये प्रायिकता का मान है। बाटा में देगा तो ऊपर वाला मान देख लेना है, कम होना चाहिए। ऊपर वाला मान क्या होना चाहिए, कहीं से कर रहा है जी, ऊपर वाला मान कम होना चाहिए। ठीक है, और नीचे वाला ज्यादा। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ भिन्न में, ये हुआ दशमलव में। माइनस में तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रायिकता का मान माइनस में बिल्कुल नहीं होगा। और उसके बाद ये हम दशमलव वाला बता दिए। अगर खाली दशमलव देकर 3, 9, 6 कुछ भी लिखा जा रहा है तो ये भी प्रायिकता का मान है, क्योंकि 1 से क्या है, छोटा है और 0 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। ठीक है, और देखिए माइनस में तो नहीं होगा। और प्रतिशत में अगर कहा जाए तो 0% से लेकर 100% तक। ठीक है, 0% से लेकर 100% के बीच में अगर दे रहा है प्रायिकता का मान, तो जिस मान 50% दे दिया तो भी क्या है, प्रायिकता का मान है। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि इसमें से रहेगा। अब देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि सूरज कहाँ से, पूर्व से निकलता है, तो ये तो बात सदैव क्या है, सदैव यानी हमेशा के लिए सत्य है। तो सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है, पूर्व से, तो उसकी प्रायिकता का मान क्या होगा, निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता का मान 1 होगा। अगर वहीं कहा जाए कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो क्या है, असंभव है, असंभव बात है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 और असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0, याद रखिएगा। इसके बाद है 54 नंबर में कि यदि रैखिक समीकरण की आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय विरोधी होता है। क्या होता है, विरोधी, याद रखिएगा। उसके बाद है 55 में कि संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, और ये भी पूछा गया है। उसके बाद देखिए 56 नंबर में, माध्य, माध्यक और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। माध्य, माध्यक और जो बहुलक है ये क्या चीज है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है, यानी माप है। और इसमें देखिए, इसमें तीनों में से सबसे बढ़िया माप किसको कहा जाता है, सबसे उपयुक्त माप,
उपयुक्त माप कौन है जी? तो इसमें माध्य क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति। माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बहुलक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3, 9, 6, 8, 3, 2, 5, 6, फिर इसके बाद मान लीजिए 3। अब बताइए इसमें सबसे अधिक बार संख्या कौन आया है? 3। देखिए, एक बार, 2 बार और ये 3 बार, लेकिन 6 को बार है, 2 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन संख्या आया इसमें? 3 आया। तो 3 अधिक बार इस आंकड़े में आया, तो 3 क्या कहला जाएगा? यहाँ पे कहलाएगा बहुलक। यानी आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। इसके बाद देखिए, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं तथा उसका प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। यानी समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं परस्पर बराबर और सभी कोण 60-60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 60-60 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। आप इतना छोटा त्रिभुज वृत्त लीजिए या इतना बड़ा वृत्त लीजिए, ये दोनों क्या है? समरूप है। क्या है? एक रूप, यानी एक जैसा है, जिसको हम लोग समरूप बोलते हैं। उसके बाद देखिए, दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या 36 होता है। कितना होता है? 36। इसके लिए फॉर्मूला है कि क्या होता है? 6 का पावर, अगर क्या कहेगा? पासा कहेगा तो 6 का पावर n होता है। n क्या है? तो उछाल की संख्या है, यानी हम फेंकते हैं उसकी संख्या है। जैसे एक बार फेंक रहे हैं तो 6 का पावर 1 होगा, यानी 6 आंसर हो जाएगा। अगर 2 बार फेंक रहे हैं, अगर पासा को हम लोग 2 बार फेंक रहे हैं तो 6 का पावर कितना हो जाएगा? 2, यानी 6 के 36 हो जाएगा। 6 गुने 6 कितना हो जाएगा? 36। अगर वही कह रहा है कि पासा को 3 बार फेंका जा रहा है तो 6 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये किसके लिए है? ये जो फॉर्मूला है 6 का पावर n, ये किसके लिए है? ये है किसके लिए? तो पासा के लिए। किसके लिए? पासा के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर सिक्का के लिए कहेगा, सिक्का के लिए तो कितना होता है? 1/2 का पावर n होता है। 2 का पावर कितना होता है? 2 का पावर n होता है, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए अगर एक सिक्का को एक बार फेंक रहे हैं तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कुल सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 2 हो जाएगा। अगर 2 का पावर 2 रहेगा तब क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, ठीक है। चलिए इस तरह से हम याद रखेंगे, सिक्का के लिए भी और पासा के लिए अलग अलग है। चलिए 3 पासे को एक साथ फेंकने पर सभी संभव परिणामों से कितना? 216। अभी जो हम फॉर्मूला बताएं 6 का पावर कितना? 6 का पावर n जो बताएं वही फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 6 का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे होगा 6 गुने 6 गुने 6 और गुना करेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद 63 नंबर में क्या है? 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या 8। यानी अगर सिक्का को कहेगा एक बार फेंका जाए, 2 बार फेंका जाए, 3 बार, 50 बार कहेगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला बताए हैं कि 2 का पावर n। n क्या है? तो उछाल की संख्या है, फेंकने की संख्या है। तो यहाँ पे देखिए कई बार फेंका गया है जी? 3 सिक्के, यानी 3 सिक्के को एक बार फेंके या एक सिक्का को 3 बार फेंके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बात वही होगा। और यहाँ पे देखिए 2 का पावर n कितना? n का मान 3 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा जी? 8 आएगा। चलिए इसके बाद देखिए, घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक सतह क्या होता है जी? वर्गाकार, वर्ग के आकार का होता है। उसके बाद है, घन में कुल सतहों की संख्या 6 होता है। घन का जो भी सतह होता है सभी सतह वर्गाकार और कुल सतहों की संख्या 6 होता है। घर यहाँ पे देखिए घन रहेगा। घन में कुल किनारों की संख्या 12 होता है। जो किनारा होता है घन में उसकी संख्या 12 होता है। और घन में कुल कोण की संख्या कितना? 8 होता है, ठीक है। ये जो संख्या है, जैसे मान लीजिए सतहों की संख्या, किनारों की संख्या और कोण की संख्या, ये घन और घनाभ में बराबर होता है। केवल उसमें एक अंतर होता है कि घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है और घनाभ का प्रत्येक सतह जो होता है वो आयताकार होता है, आयत के आकार का होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 71 नंबर में क्या है कि घनाभ का प्रत्येक सतह क्या होता है? आयताकार। अभी जो हम बताएं कि अंतर घन और घनाभ इसी के कारण होता है। चलिए इसके बाद देखिए 72 नंबर में, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? यानी वह चतुर्भुज जो वृत्त के परिगत के अंतर्गत बना हो, ठीक है। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त के अंदर ये चतुर्भुज बना है, तो इसके सम्मुख कोण जो है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा और डी का सम्मुख कोण बी हो जाएगा। तो अगर हम ए और डी कोण, ए और कोण सॉरी डी नहीं बल्कि सी है जी, कोण सी का अगर हम मान कोणों का योग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा।
या अगर हम कहें इस बी कोण बी और इसके समूह कोण क्या है, ये डी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 180 डिग्री आएगा। यानी सिंपल याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 3 पार्ट में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, या प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है, आप ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मस्सा 2 होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इन दोनों का हम HCF निकालेंगे, यानी मस्सा निकालेंगे, तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। उसके बाद लास्ट देखिए क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। यहाँ पे हल हो गया, यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग, हल रहेगा, अनंत हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितना होता है, अनंत होता है, अनंत। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन देखें, और ये जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक जो भी ऑब्जेक्टिव ऐसे जो याद करने वाले हैं, उसको काफी आसानी से आप याद कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिए, हर एक साल कम से कम 5 में तो जरूर पूछा गया है। तो आप लोगों की क्लास ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।